आम बोलचाल की भाषा में ये बोला गया कि वॉक ओवर दे दिया गया वोरा परिवार। कांग्रेस तो ये मानकर चल रही है कि ग्रामीण वोटर अब हमारा ही है। था कि साहू समाज कांग्रेस को अगर वोट देता है तो तामधो साहू सीएम बनेंगे। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे विधायकों ने कॉल किया मुख्यमंत्री जी को, कहा कि अगर आप इसका तोड़ नहीं निकालते तो हम चुनाव हार जाएंगे, आप कुछ करिए। पाटन में भाजपा और कांग्रेस के बजाय ना वहाँ एक मुकाबला हमेशा चलता रहता है भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच में। विजय बघेल को भाजपा ने फंसा दिया यहाँ पर। अब ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दुर्ग ग्रामीण कहा जा रहा है पांडे जी की अस्तित्व की लड़ाई है, और संघ के बारे में कहा जाता है कि वो घर तक घुसकर प्रचार करती है भाजपा का। ऐसा भी कहा जाता है कुर्सी पार जो मतदाता हैं किसी के होते नहीं है, वो कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में होते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को कई महिलाएं खोजती फिर रही थी जी कि हमें भी हमारा भी फार्म भर। भिलाई नगर जो है 50-50 है। हाँ, पूरा ऑल ओवर अगर वैशाली नगर देखा जाए तो भाजपा का गढ़ है। देवेंद्र यादव की टीम में युवाओं का तड़का है। हाँ, जो कि पांडे जी के पास नहीं है। बड़े चेहरों का एक ग्राफ आगे रहता है। हर कोई चाहता है हमारे क्षेत्र का व्यक्ति सीएम बने। इस प्रकार से भाजपा ने चुनाव लड़ा, ये बहुत ताबड़तोड़ था। 5 राज्यों के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम शिद्दत के साथ लगे हुए थे, वो इंतज़ार कर रहे हैं परिणाम का। वहीं आज सुबह एक खबर आती है कि जो परिणाम आना है 3 तारीख को, यानी कि रविवार को, वो 4 तारीख को होने वाला है। फिर उसके बाद जब हम लिंक खोल कर देखते हैं और अन्य लोग भी खोल कर देखते हैं, मालूम पड़ता है कि वो मिजोरम की पूरी कहानी थी। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार DK साहू जी मौजूद हैं, जो पिछले 20 साल से कार्य कर रहे हैं और तकरीबन पत्रकारिता जगत में 4 चुनाव विधानसभा का देख चुके हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से दुर्ग जिले में जो 6 विधानसभा सीट है उस पर बातचीत किया जाएगा। तो DK जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुर्ग सिटी से बात करते हैं। दुर्ग शहरी में क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए सत्यम जी, मैं पहले दुर्ग जिले में 6 विधानसभा है जी। मैंने पिछले 4 चुनाव को पत्रकार के हैसियत से देखा है नज़दीक से। तो ये जिले के जो 6 विधानसभा है, इसमें पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ठीक बोल रहे हैं, जिससे पूछे मतलब वो बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, कोई हार मानने को तैयार नहीं। और आम लोगों में भी नतीजे को लेकर ऊहापोह की स्थिति है जी। और प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं एकदम उत्साहित है। प्रत्याशी उत्साहित है, किसी में निराशा उदास नहीं दिख रही है, नहीं देखने को मिली। रही बात दुर्ग शहर की, आप शुरुआत कर रहे हैं दुर्ग शहर की जी। तो दुर्ग शहर में जैसे ही अरुण वोरा की परंपरागत सीट है, वोरा परिवार की परंपरागत सीट रही है, वो पेटेंट हो गया उनका। हाँ, और 1993 से वोरा जी उस सीट पर प्रतिनिधित्व करते आए। भले बीच में 3 बार उनको पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार गजेंद्र यादव भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए और उनके बनते ही एक आम बोलचाल की भाषा में ये बोला गया कि वॉक ओवर दे दिया गया वोरा परिवार को, या निकाल लेंगे। और शुरुआत में गजेंद्र यादव बहुत कमजोर लग रहे थे। नाम भी बहुत बड़े भाजपा नेताओं में उनका नाम शुमार नहीं था जी। और अचानक प्रत्याशी बना दिए गए, किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ, अप्रत्याशित भाजपा का एक अप्रत्याशित निर्णय था जी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती गई जी, तो गजेंद्र यादव थोड़ा उसका प्रभाव दिखने लगा शहर में जी, मतदाताओं के बीच में। और उसके लिए कहीं न कहीं उनके संघ परिवार से ताल्लुक को माना जा रहा है। उनका जो ताल्लुक है, उनके पिताजी बिसरा राम यादव जी संघ के प्रांतीय स्तर के नेता हैं वो जी, छत्तीसगढ़ स्तर के, और बहुत पुराने समर्पित रहे हैं। और संघ के बारे में कहा जाता है कि वो घर तक घुसकर प्रचार करती है भाजपा का। तो वहाँ पर मुकाबला जो पहले शुरुआती चरण में लग रहा था कि कांग्रेस के लिए आसान है, अब वो 50-50 में आ गई है जी वो सीट, और दोनों ही पार्टी उत्साहित है वहाँ पर जी। अरुण वोरा से हमने बातचीत की थी, तो वो भी कह रहे थे कि मैं तो अब आराम से ही निकाल लूंगा, ऐसा उनका कहना था। गजेंद्र यादव को हल्के मिले थे। हाँ। अंत में अंतिम 24 घंटे में जो गजेंद्र यादव ने भाषण दिया बस में चढ़ करके, हाँ। तमाम भीड़ लग गई थी, वो वीडियो वायरल हुआ जी। उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि हाँ गजेंद्र यादव अब प्रभावी हो गए हैं। और नामांकन रैली भी उनकी निकली थी तो बहुत भीड़ थी जी जी। उससे भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बना। ठीक है, वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है और वोरा परिवार की परंपरागत सीट है जी, लेकिन जिस तेजी से गजेंद्र यादव आगे बढ़ते गए चुनाव समय और मतदाताओं से जो रुझान मिल रहे हैं जी, उसके आधार पे दोनों पार्टी
के बीच में मुकाबला कड़ा हुआ है और कोई भी निकल सकता है। ये मामला पेचीदा है वहाँ पर। अब आते हैं ग्रामीण में, दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं, सामने उनके ललित चंद्राकर जी हैं। क्या लग रहा है मामला आपको, वहाँ का क्या है? देखिए, वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का लंबा अनुभव है। 1998 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था जी। तब हुआ करता था धमधा विधानसभा, अहिवारा अस्तित्व नहीं आया तो धमधा विधानसभा से वो कांग्रेस के टिकट पर उस समय मंत्री हुआ करते थे जागेश्वर साहू, उनकी टिकट काटकर ताम्रध्वज साहू को टिकट दी गई थी। अच्छा। मध्य प्रदेश के समय उन्होंने धमधा का प्रतिनिधित्व किया, फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बना तो मंत्री बने, लेकिन उसके बाद फिर 2003 में भी वो जीते। 2008 में विलोपित हो गया धमधा जी और अहिवारा अस्तित्व में आया तो उन्होंने बेमेतरा का रुख किया जी। बेमेतरा से जीते और बेमेतरा से जीतने के बाद एक बार पराजय का सामना किया, फिर लोकसभा लड़े, लोकसभा में सांसद चुने गए, उसके बाद फिर विधानसभा दुर्ग ग्रामीण से जी। तो उन्हें अच्छा अनुभव है चुनावी राजनीति का, उनके अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। और ललित चंद्राकर पहली बार आए हैं मैदान में, लेकिन उनको भी 2008 से भाजपा अपने टिकट की दौड़ में शामिल करती रही है। अच्छा। लेकिन युवा होने के कारण वरिष्ठों को मौका मिलता गया, इनको पीछे हटा दिया गया, तो आज मौका मिला है। 2008 से नाम आ रहा था, नाम 2008 से चलता था ललित चंद्राकर का जी। जब पहली बार दुर्ग ग्रामीण बनी ना, उस समय भी नाम चला, तो उस समय प्रीतपाल बेलचंदन को टिकट दे दिया गया। दूसरे बार रमशीला साहू जी को टिकट मिला जी, वो जीत कर भी आई, जीत कर आई। तीसरे बार जागेश्वर साहू को टिकट मिल गया। पिछले बार ताम्रध्वज साहू के साथ मुकाबला हुआ था, लेकिन पिछले बार जो साहू समाज था, 2 प्रत्याशी साहू थे दुर्ग ग्रामीण में, उसके चलते कहीं न कहीं एक संकेत गया था कि साहू समाज कांग्रेस को अगर वोट देता है तो ताम्रध्वज साहू सीएम बनेंगे। मतलब वो सोच कर वोट किए थे, सोच करके वोट किए। वो हर जगह वही हुआ था। हाँ। सरगुजा में लोगों ने सोचा कि टी.एस. सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। भूपेश बघेल से पाटन लोगों ने सोचा कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, उस हिसाब से लोगों ने वोट किया था। तो अब ललित चंद्राकर, एग्जिट पोल आने के बाद ये बोला जा रहा है कि ललित चंद्राकर रिसाली शहरी क्षेत्र में थोड़ा पिछड़े हुए हैं जी, और ताम्रध्वज साहू जी को रिसाली नगर निगम के क्षेत्र में बढ़त मिलता दिख रहा है। लेकिन ताम्रध्वज साहू का इस बार ग्रामीण क्षेत्र में दौरा देखने को ज़्यादा नहीं मिला, जोर लगाता। उनको कहीं ना कहीं मालूम था ग्रामीण में पकड़ तो हमारी है ही। तमाम जो कांग्रेस पार्टी है वो शहर में ज़्यादा जोर लगा रही है। ग्रामीण पकड़, ग्रामीण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि जी, और कर्ज माफी, धान खरीदी का मामला जी, ये सबको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गए। अब ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे दुर्ग ग्रामीण में। यहाँ पर भी नतीजे को लेकर कोई कांग्रेस तो ये मानकर चल रही है कि ग्रामीण वोटर है वो हमारा ही, हाँ हमारा है, तो मतलब वहाँ से उनको प्लस मिलने वाला है। और प्लस जो मेहनत हुई है या विकास हुआ है कांग्रेस के राज में, एक और विकास था कि अगर हम रिसाली नगर निगम को देखते हैं तो ताम्रध्वज साहू जी की देन है जी, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में घोषणा किया था कि मैं अगर बनता हूं विधायक और हमारी सरकार आएगी तो मैं रिसाली को रिसाली में काम भी काफी हुआ है, लोग उनको रिसाली का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बोलते हैं, वहीं के मंत्री बोलते हैं लोग। हाँ, तो उससे थोड़ा बढ़ते नजर आ रहे हैं ताम्रध्वज साहू जी। तो क्या माना जाए, वहां से वो निकाल लेंगे या फिर? हाँ, निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा है ताम्रध्वज साहू जी निकल जाएंगे। अब पाटन में आते हैं, चाचा भतीजा की लड़ाई है, वहाँ पर सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री वहाँ से हैं। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद विजय बघेल कहीं ना कहीं प्रभावी लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत कर भी आए थे, और जो नात रिश्तेदारी है वो सबकी सेम ही है, सेम वोटर हैं, सब वही पहचानते हैं उनको, एक दूसरे को जानते हैं जी। और सत्यम जी, मैं ये कहूँगा कि पाटन में भाजपा और कांग्रेस के बजाय ना वहाँ एक मुकाबला हमेशा चलता रहता है भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच में। पार्टी कोई नहीं देखता वहाँ पर, चेहरे की लड़ाई होती है। और ये 2003 से शुरू हुआ जी। 2003 से पहले दोनों बघेल एक थे। 2003 में इन्होंने विधानसभा लड़ा, विजय बघेल ने। विधानसभा लड़ने के बाद अच्छे मुकाबले हुए, हार गए, लेकिन हार गए थे। घड़ी छाप में चुनाव लड़े थे, उसका 2008 में आर पार की लड़ाई हुई थी। उसमें 8 में एनसीपी ज्वाइन कर लिए थे। नहीं, 2003 में एनसीपी ज्वाइन किए थे। अच्छा, 3 में था। 2008 में बीजेपी में आ चुके थे वो। एनसीपी से चुनाव हारने के बाद बीजेपी प्रवेश किए विजय बघेल जी। तो उस समय 2008 में बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया, और भूपेश बघेल उस समय उप नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। उससे पहले का 2003 के कार्यकाल में।
तो दोनों के बीच मुकाबला हुआ और विजय बघेल आसानी से चुनाव जीत गए थे उस समय। जी, ठीक बोल रहे हैं। कल हम किसानों से बात कर रहे थे तो हमने पूछा कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, बोलते वो तो जीते हुए हैं, वो सांसद हैं, जीत कर ही आए ना इस क्षेत्र से। अब ये है बस कि वो सीएम हैं और ये सांसद रह चुके हैं। हाँ, मुख्यमंत्री हैं और मुख्य निसंदेह मुख्यमंत्री रहते पाटन क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं और साथ में एक वहाँ पे ग्रामीण मतदाताओं की बहुलता है पाटन में। जी। जैसा कि इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को गांव की सरकार और किसानों की सरकार बोला गया है। जी। अगर वो किसानों की सरकार को फिर से देखना चाहते हैं, वोट दे दिए होंगे पाटन में वो भी, तो भूपेश बघेल जी भी आराम से निकल जाएंगे। जो महतारी वंदन योजना है और गृहलक्ष्मी योजना है, हाँ, 10,000 और 15,000 का जो बात है, ये ग्रामीण क्षेत्र में कितना इसका दबाव रहेगा? मैं सत्यम जी, ग्रामीण क्षेत्र में जो शुरुआत के महतारी वंदन योजना भाजपा ने लॉन्च किया जी, उसका अच्छा मतलब प्रतिशत देखने को मिला मतदाताओं के बीच में। पहली बार ये भी देखने को मिला शहरी क्षेत्र में कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कई महिलाएं खोजती फिर रही थी जी, कि हमें भी, हमारा भी फार्म भरवा दो। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस से चूक हुई है कि दिवाली के दिन उन्होंने गृहलक्ष्मी योजना के साथ 15,000 देने की दिवाली के अभाव में दब गया ये। हाँ, तो 2-3 दिन अवकाश जैसा माहौल था जी। उस दौरान वो उतना जोर नहीं पकड़ पाया जैसा पहले अगर घोषणा पत्र के साथ शामिल रहता ये मुद्दा तो प्रभावी हो सकता था। ये उनके जहन में था भी नहीं कि उनको ये योजना लाना है। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे विधायकों ने कॉल किया मुख्यमंत्री जी को, कहा कि अगर आप इसका तोड़ नहीं निकालते तो हम चुनाव हार जाएंगे, आप कुछ करिए। बस उसके बाद वो फिर योजना को लेकर आते हैं। तो हाँ, वही हुआ जी। और मतदाताओं ने भी महसूस किया जी। और इससे क्या हुआ, एक चीज भाजपाइयों में उत्साह देखने को मिला कि सामने वाला अगर घबरा गया, भाजपा के मैं कई कार्यकर्ताओं से मैं पूछा, चर्चा हुई मेरी, तो उनका कहना था कि अगर मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं दिवाली के दिन तो बैकफुट में आ गए हैं। कांग्रेस डर गई है, डर की थी ऐसा कहा जा रहा था। हाँ, डर के घोषणा हुआ है जी। और इसके बाद चुनाव के बाद भी कई लोगों ने बोला, कांग्रेस के हमारे कई मित्र हैं वो बोलते हैं कि हमारा असर नहीं किया, हमारी घोषणा ने असर नहीं किया। और ये भी लोग कह रहे हैं कि अब तो घोषणा पत्र में शामिल नहीं किए हैं, उसके बाद बोले हैं। क्या गारंटी? यहाँ मोदी जी चीख कर कह रहे हैं और अपना बैनर छपवा ली कि मोदी की गारंटी है। और इन्होंने क्या किया, भाजपा ने आवेदन का प्रारूप बना के, जी, भले हम और आप जानते हैं कि वो प्रारूप में भाजपा का चुनाव चिन्ह है, उससे कुछ पैसा तो नहीं मिलने वाला है, कोई सरकारी दस्तावेज तो नहीं है वो जी, लेकिन मतदाताओं के मन में ये आ गया कि फॉर्म भरवाना है, मतलब और खाते में पैसा आ जाएगा। खाते में पैसा से आप बोल रहे कि वोटर ढूंढ रहे थे, हमारा भी फॉर्म भर दो। भर दो जी। तो ये अब देखना होगा कि पाटन में कितना जादू किया है, महतारी वंदन योजना का जादू चला है या फिर कर्ज माफी और धान खरीदी और किसानों की सरकार का। अगर किसानों की सरकार का चला है तो वहां पे भूपेश बघेल फिर भी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, प्रभाव है उनका, तो उनका एक प्रभाव बनता है, दिखता है, बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरों का एक ग्राफ आगे रहता है। हर कोई चाहता है हमारे क्षेत्र का व्यक्ति सीएम बने। और वो जानते भी हैं कि चुनाव जीती है कांग्रेस, सीएम मुख्यमंत्री यही होने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए अभी पढ़ला तो विधायक नहीं चुनते, वो सीएम चुनते हैं। हाँ, ये बात पहले भी चलती थी, जब सीएम नहीं बने थे भूपेश बघेल जी, तो पाटन के लोगों का, खासकर कुर्मी समाज, कुर्मी सब दोनों, विजय बघेल और भूपेश बघेल दोनों कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन दोनों के कुर्मी समाज में कई वरिष्ठ लोग एक बोलते थे कि विजय बघेल अगर जीतेंगे तो विधायक बनेंगे या तो मंत्री बनेंगे, लेकिन हम भूपेश बघेल जी को चुनाव जितवाएंगे तो उनकी वरिष्ठता बढ़ेगी जी, वो सीनियर होते जाएंगे, 3 बार जीत चुके थे, 4-5 लगातार जीतते जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और मुख्यमंत्री बने हो। और कुर्मी समाज खुश हुआ, लेकिन इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा, कल नतीजे से स्पष्ट हो जाएगा। एक किसान मुझे मिले थे कल पाटन में ही, वो कह रहे थे कि विजय बघेल को भाजपा ने फंसा दिया यहाँ पर, वो सांसद हैं वर्तमान में, लेकिन अगर यहाँ से हार जाते हैं उसके बाद वो जो छवि है उनकी पार्टी में वो कहीं ना कहीं वो दब जाएगी। ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन देखिए पार्टी कई बार कई सांसदों को लड़वाती चुनाव, इस बार तो भाजपा ने 3-4 सांसदों को लड़ाया, 4 सांसदों को लड़वाया है, तो अब समय की बात है। पिछले बार विजय बघेल जी को विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था जी, लेकिन 3 महीने बाद हुआ तो लोकसभा में जब पार्टी ने सबको निर्णय लेके सभी पुराने सांसदों को टिकट काट दिया जाए,
हालांकि उस समय यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा था, कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे ताम्रध्वज साहू जी, और वो विधानसभा में चुने जा चुके थे, इसलिए विजय बघेल जी यहाँ लड़ लिए। लेकिन यहाँ का परिणाम, जो पाटन का परिणाम जी, पड़ला भूपेश बघेल जी का भारी है अभी भी, क्योंकि सीएम में प्रभाव है, तो पाटन से मान लिया जाए कि भूपेश बघेल जी का पलड़ा तो भारी है। अब भिलाई नगर में आते हैं। हाँ, ये भी हॉट सीट है। प्रेम प्रकाश पांडे 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र यादव महापौर और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, महीन अंतर से जीत कर आए थे। ऐसा कहा जा रहा है पांडे जी की अस्तित्व की लड़ाई है जी। अब क्या लग रहा है मामला यहाँ का? देखिए, यहाँ पर भी दोनों ने अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा है। प्रेम प्रकाश जी का चुनावी अनुभव विशाल रहा है जी, लंबा अनुभव उन्हें। और देवेंद्र यादव जी ठीक है, कम अनुभव, लेकिन उनके पास टीम बहुत मजबूत है जी। वो कोई भी टीम हो, चाहे सोशल मीडिया की टीम हो या फिर ग्राउंड पर काम करने वाली टीम हो, उनके पास खुद अपनी निजी टीम है जी। हालांकि पांडे जी के पास भी निजी टीम अलग से है, लेकिन जो नया जोश देवेंद्र यादव जी की टीम में युवाओं का तड़का है, जो कि पांडे जी के पास नहीं है। पांडे जी के पास पुराने चेहरे हैं और कुछ चेहरे मतलब नतीजे प्रभावित करने के, अब आज की पीढ़ी को प्रभावित करने के लायक नहीं रहे हैं जी। लेकिन देवेंद्र यादव के साथ है। और यहाँ का भिलाई का जो नतीजा है, नतीजा नहीं, 2 भागों में बटा है भिलाई की जी, टाउनशिप और छावनी और खुर्सी पार। हमेशा निर्णायक भूमिका छावनी और खुर्सी पार निभाता है जी। यहाँ पढ़े लिखे, टाउनशिप में पढ़े लिखे मतदाता हैं, लेकिन वहाँ के मतदाता भावना में बहकर उड़ देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कुर्सी पार जो मतदाता हैं किसी के होते नहीं हैं, वो कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में होते बस भावना जी। चुनाव के समय जो भावना बह गई, उस भावना में बह के वो मतदान करते हैं और परिणाम वहीं से डिसाइड होती है। इस बार दोनों प्रत्याशी उत्साहित है। पता नहीं चल पा रहा है कि महतारी वंदन योजना चली है वहाँ पे कि देवेंद्र यादव के विकास के दावे। देवेंद्र यादव के कुछ कार्यकर्ताओं ने ही महतारी वंदन योजना को रोक दिया था। आपने सुना होगा, वहाँ पे बवाल चल रहा था। लोग मिठाई के डिब्बा बांट रहे थे, लोग कह रहे थे कि पैसा बांट रहे हैं। वहीं भाजपा के लोगों ने कहा हम तो बस प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर गए थे वो लोग इससे। हाँ, ये भी डर है। दोनों पक्ष एक दूसरे को जी, मतदाताओं को जो भी प्रभावित करने की वो रहती है, तो उस पर रोक भी लगाने में भिड़े रहते हैं जी। ये दोनों पक्ष दिखता है। लेकिन वहाँ पे जो जिसने रिसाली बोल रहा हूँ, छावनी और खुर्सी पार को साध लिया जी, वो चुनाव निकाल लेगा। तो पिछली बार 2,500 का मैंडेट था, इस बार क्या लग रहा है? ऐसे ही कुछ मैंडेट है, कोई बड़ा भूचाल आएगा? नहीं, इस बार थोड़ा 5 से 7 हज़ार का अंतर रहेगा, 5-7 हज़ार अंतर रहेगा हार जीत का। लेकिन दोनों के समर्थकों से बात करने से यही नतीजा आ रहा है कि हम जीत रहे हैं जी। कॉन्फिडेंस दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस। तो मैं बता रहा हूँ ना, पहली बार देख रहा हूँ कि सभी सीटों पे कोई उदास नहीं दिख रहा है, कोई उदास नहीं दिख रहा है। और आम लोगों में भी असमंजस की स्थिति है परिणाम को। पत्रकारों में वही चल रहा है, पत्रकारों में भी कोई दावे के साथ नहीं बोल पा रहा है वो जीत रहे हैं। तो ये मान लीजिए भिलाई नगर जो है 50-50 है। हाँ, मैंडेट मिलेगा तो 5-7 हज़ार के बीच ही जीतने वाले हैं। बहुत बड़ा मैंडेट नहीं मिलेगा। भिलाई में वैसे भी वोटर कम है जी, परिणाम भी कम ही आता है। 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार के बीच ही हमेशा पहले निकलते आए हैं। जैसा वैशाली नगर में बहुत वोटर हैं जी, तो वहाँ 25 हज़ार 30 हज़ार तक की अंतर आ जाता है, हार जीत का अंतर। वैशाली नगर का आपने जिक्र किया, उसी पे आते हैं। बहुत कम % में वोट पड़ा है वहाँ पर। नुकसान किसको होगा? नुकसान का आकलन जैसे किया जाए, उस समय छठ पर्व था जी, और जैसा लोगों का कहना है कि बहुत से लोग छठ मनाने जा चुके थे। वो क्षेत्र भी जो है यूपी बिहारियों का क्षेत्र है, यूपी बिहार का क्षेत्र है। और यूपी बिहार के बारे में कहा जाता है कि भाजपा की ओर उनका झुकाव रहता है जी, तो इससे भाजपा को नुकसान की संभावना है। लेकिन इसके साथ ही उस क्षेत्र को ये भी बोला जाता है कि पूरा ऑल ओवर अगर वैशाली नगर देखा जाए तो भाजपा का गढ़ है जी। एक विशेष परिस्थिति में निरंकारी जी वहाँ से विधायक चुने गए थे जी। तो उस समय जब विधानसभा उपचुनाव हुआ था, सरोज पांडे जी ने इस्तीफा दिया था, तो उपचुनाव हुआ था, तो जागेश्वर साहू जी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था। और सत्यम जी, उस समय हमने देखा था, एक चली थी चर्चा कि छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया का वाद यहाँ उस समय 2009 का 9 में ही हुआ था उपचुनाव। और छत्तीसगढ़ क्रांति मंच भी उस समय बना हुआ था। नहीं, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान मंच जी, ताराचंद साहू जी का मंच बना था। हालांकि उसमें भी 12-15 हज़ार वोट मिला था। रीति देसलहरा लड़ी थी चुनाव उस समय स्वाभिमान मंच से, लेकिन निरंकारी जी जीत गए चुनाव।
और सत्ता होने के बाद भाजपा को ये सीट गंवानी पड़ी थी जी, जिस सीट को सरोज पांडे जी 22 हजार वोट से जीत कर आई थी। हाँ, और 6 महीने बाद उपचुनाव हुआ तो लेकिन इस बार वैशाली नगर में दोनों प्रत्याशी छत्तीसगढ़िया हैं जी, इसलिए मतदाताओं का रुख समझ में नहीं आ रहा है कि वो गैर छत्तीसगढ़ियावाद का नारा जो 2008 ये भी कह रहे हैं कि खुद सीएम भूपेश बघेल वैशाली नगर में अपनी धाक जमा बैठे हुए हैं, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। हाँ जी, और एक पूरा बुलाया गया था, जितने भी दावेदार थे 71-72 दावेदार थे कांग्रेस से, उनको रायपुर बंगले में बुलवाए, चर्चा चली थी जी, वहाँ बुलवा के सबको समझाया गया था कि प्रत्याशी है कांग्रेस का प्रत्याशी, उसको जिताना है वैशाली नगर में जो अभी तक जो लेबल लगा हुआ है ये भाजपा का गढ़ है उसको हटाना है। लेकिन अब कल परिणाम आएगा जी, लेकिन मुकाबला यहाँ पर भी जोरदार हुआ है। तो क्या माना जाए वैशाली नगर में 50-50 है या फिर किसी पक्ष में ज्यादा है? 50-50 में भी पक्ष अगर बोलोगे ना तो नजदीकी मुकाबला में भाजपा थोड़ा भारी लग रही है। भाजपा भारी लग रही है वैशाली नगर से। वैशाली नगर से ठीक है, अहिवारा का बात करते हैं। अहिवारा में क्या लग रहा है आपको? अहिवारा में भाजपा प्रत्याशी डोमनलाल कोटसेवाड़ा हैं और महापौर निर्मल कोसरे वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच भी अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। तो युवाओं का अगर साथ मिला है जी, तो निर्मल कोसरे युवा होने का लाभ मिलेगा उनको। लेकिन वहां पर भी महतारी वंदन योजना प्रभाव वहां भी था, वहां पर भी देखने को मिला। और वहां 2 बेल्ट है सत्यम जी, भिलाई चरोदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका। ये शहरी क्षेत्र है। इस शहरी क्षेत्र में थोड़ा भाजपा 20 लगी है कांग्रेस के मुकाबले, 20 नजर आया। लेकिन बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति 21 है। हाँ, तो ऐसे में वहां पर भी मुकाबला नजदीकी होने का आसार है। तो मोटा मोटी दुर्ग में 6 विधानसभा सीट, 6 विधानसभा है। 6 में से कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में गिरेंगी? अब कितनी सीटें मैं बता रहा हूँ ना, दोनों तरफ का स्थिति देख के क्लियर कह पाना मुश्किल है जी, कितने सीटें। इसमें भी 50-50 हो सकता है जी, 3 कांग्रेस 3 भाजपा, मतलब ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ये मत पूछिए जी कि कौन कौन सी सीट होगी, कल मालूम पड़ जाएगा। कल मालूम पड़ जाएगा कौन कल कौन पटा सी। से हो जाना है। एक ये जो ओवरऑल छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल चल रहा है कि इतनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, इतनी भाजपा को मिलेंगी, और भाजपा जो कि 14 पे थी वो एकदम से एग्जिट पोल में बढ़कर आ रही है सामने। हम लोग भी बात करते थे कि भाजपा कहाँ है, कि नजर नहीं आ रही है। 6 महीने पहले तक चुनाव में भाजपा नजर नहीं आती, कहीं नहीं थी। अब एग्जिट पोल में सीधा 40 सीट ले आना, 40 सीट, कहीं ना कहीं ये हजम नहीं होती है बात। हाँ, अंत में ये भी कहा जाना सही है कि जिस प्रकार से भाजपा चुनाव लड़ी है, जिस प्रकार से भाजपा ने चुनाव लड़ा, ये बहुत ताबड़तोड़ था जी। और असमंजस की स्थिति इसलिए भी है जी कि कांग्रेस को, ठीक है एग्जिट पोल बता रहे कांग्रेस को 56, अधिकतम 56। जी, ये मेरे हाथ में एग्जिट पोल है, एक्सिस माई इंडिया नाम का है। इनका ऐसा दावा है कि 93% इनका अक्सर सही होता है। तो इनका ऐसा कहना है कि भाजपा बीजेपी की जो सीट है वो 36 से 46 के बीच आएंगी। कांग्रेस का 40 और 50 के में आ सकता है। अन्य का जो है 1 से 5 के बीच में आएगा। तो क्या लगता है ये जो लगभग है सही लग रहा है जी। लेकिन जो 25 से 27 सीट है जी, जो 50-50 में आ रहे हैं जी, वही सरकार वो निर्णायक भूमिका अदा करेंगे जी। क्योंकि अगर भाजपा 46 भी पहुंचती है तो अगर कुछ सीट ऐसे हैं जिसमें नजदीकी रहेगा, 200 से 500 वोट के इधर उधर भी होता है जी, तो 19-20 तो फर्क हो सकता है ना। भाई अगर भाजपा बढ़ेगी 46 से 48 तो 2 सीटें उधर से नुकसान भी होगा ना। तो इसलिए सरकार को लेकर भी ठीक है, पड़ला कांग्रेस का भारी है, लेकिन वो बहुमत नहीं मिलने वाला इनको। वो बहुमत पहले जैसा नहीं मिला है जी, जो 2018 में मिले। लेकिन उस समय भी एग्जिट पोल कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 50, उस एग्जिट पोल में भी भाजपा जीत रही थी चुनाव। लेकिन भाजपा जीत रही थी, ले देकर सरकार बनाएंगे ऐसा बोलते थे जी। सरकार अंततः बना लेगी। लेकिन 68 सीट का अनुमान किसी को नहीं था। वैसे भी एग्जिट पोल जो होता है लोग सोचते हैं कि ये सही ही है। हाँ, अगर जो मतदाता वोट करके आ रहा है उससे हम पूछते हैं कि क्या लगा, किसको वोट किया आपने, तो वो जिसको बोलता है उस हिसाब से एग्जिट पोल तैयार हो जाता है। लेकिन जो साइलेंट वोटर होता है वो बोलता नहीं है, वो निर्णायक, वो बोलेगा नहीं कि मैंने किसको वोट किया है। अब उसने कह दिया मैंने भाजपा को दे दिया उसने कांग्रेस को है। एग्जिट पोल जो तैयार हुआ है भाजपा के लिए हुआ है, भाजपा के लिए। लेकिन अंत में मालूम पड़ता है कि सीटें इनकी बढ़ गई हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है जी। और कई लोग साइलेंट हैं अभी भी, और यही कारण है कि नतीजे को लेकर
असमंजस है, कल दोपहर तक जी पता चल जाएगा, सब सामने आएगा। शराबबंदी, संविदा कर्मचारियों का अनियमितीकरण, हाँ, ये सारा नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को। हाँ, हो सकता है, संभव है, नतीजे से पता चलेगा। लेकिन मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा में देखने नहीं मिला। शराबबंदी का कोई मामला ना भाजपा ने कहा, ना भाजपा ने मतदाताओं को जाके नहीं बोला ऐसा कुछ। लेकिन जो संविदा कर्मचारी थे, जो 2.5 लाख परिवार थे, हाँ, हो सकता है कर्मचारी, जिस तरह का पिछले बार कर्मचारियों का रुझान दिख रहा था कांग्रेस को लेकर, वैसा नहीं दिखा इस बार। आंदोलन भी चल रहा था, उसके बाद वो लोग फिर शांत हो गए, फिर कुछ ना बात नहीं बढ़ा। नुकसान हो सकता है जी। तो ये एग्जिट पोल की हमने बात की। यस इंडिया नाम का एग्जिट पोल है, तमाम अलग अलग संस्था, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपने एग्जिट पोल बता रहे हैं और कुछ दावा कर रहे हैं कि हमारा एग्जिट पोल हर मर्तबा सही ही होता है। जिसका सही होता है उसका मार्केट में धाक जम जाता है, जिसका गलत होता है वो तैयारी करता है अगले सिरे से कि हम अगली बार के चुनाव में अपना एग्जिट पोल बताएं और उसमें अच्छे से अपना एग्जिट पोल बताएं, ताकि लोग हमारा जो मार्केट में वैल्यू है वो बढ़ जाए। हालांकि जो दुर्ग की हमने बात की, 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों में स्पष्ट कह पाना कि कौन कहाँ जीत रहा है, ये मेरे हिसाब से शायद लाजमी नहीं था। नहीं, टक्कर का मुकाबला है, कल 3 तारीख है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, नेता भी इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं और आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।